सेटल हो गए का हिलने डुलने का नहीं। देखो सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का, लॉज ऑफ मोशन, और इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। अभी पता चल जाएगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, चुपचाप सुन सकते हो, पढ़ाऊं। चैप्टर का पूरा नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, 3 लॉज हैं टोटल। तो फर्स्ट लॉ क्या है, अब ये कंटिन्यूएशन में है चैप्टर, जो तुम्हारा चैप्टर 1 था फिजिक्स का मोशन, उसकी कंटिन्यूएशन में। मतलब ये नहीं समझना कि वो चैप्टर यूज नहीं होगा, यूज भी होगा, और यही मान के ये चैप्टर बनाया गया है कि जहां पर वाला चैप्टर खत्म हुआ ठीक उसके आगे के टॉपिक्स यहाँ से स्टार्ट कर दिए। समझ में बात? तो जो तुमने इक्वेशंस पढ़ी, जो तुमने ग्राफ्स पढ़े, वो सब एज इट इज यहाँ के न्यूमेरिकल्स में भी यूज होने वाले हैं। समझ गए? तो लॉज ऑफ मोशन है क्या, 3 लॉज यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे न्यूटन के, और उन लॉज के बेसिस पे हम लोग को काफी चीजें समझ में आएंगी, और उसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि 2-3 नए फॉर्मूले और आने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले लॉ से। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest or a body in uniform motion along a straight line will continue to do so unless or until an external force is applied on it. मैं पूरा समझाता हूँ तुमको। So this is the first law. A body at rest will remain at rest, or a body in motion along a straight line will continue to do so unless or until an external force is applied on it. यहाँ पर फर्स्ट लॉ जो है हमें बताता है कि फोर्स का क्या रोल है, फोर्स का रोल क्या है बॉडीज के मोशन पे। हम में से सब ने फोर्स का नाम सुना हुआ है, पर हम में से किसी को भी फोर्स का जो इफेक्ट है बॉडीज पे वो क्लियरली नहीं पता होगा। फॉर एग्जांपल मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना नया बच्चा बताएगा आज सबसे पहले। नए बच्चे, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, आगे अभी पढ़ाएंगे, लेकिन मान लो अभी कि तुमको पता है कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। मान लो इस ब्लॉक पे मैंने इधर से फोर्स लगाई 20 न्यूटन, ठीक है, और मैंने इधर से फोर्स लगाई, मैंने इधर से भी फोर्स लगाई 20 न्यूटन। नए बच्चे तुमने देना है इसका, इधर से भी मैंने फोर्स, कोई और भी बोलेगा मैं उससे भी पूछूंगा, उधर से भी फोर्स लगाई 20 न्यूटन। ठीक, इस ब्लॉक पे तुम अपने आसपास का एग्जांपल ले सकते हो। ये चेयर है, इधर से कोई धक्का मार रहा है और सामने वाला भी उतना ही धक्का मार रहा है। अब मेरा सवाल है तुमसे, ये वाला ब्लॉक मोशन में होगा या रेस्ट पे होगा? रेस्ट पे। तुम क्या आंसर देते हो? हो सकता है ब्लॉक बहुत भारी हो, लोहे का बना हुआ, बहुत मजबूत मटेरियल का बना हुआ,
ये रेस्ट पे होगा या मोशन पे होगा? मोशन में। नहीं, वाइब्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा। ड्यू टू दीज टू फोर्सेस विल दिस बॉडी मूव और नॉट? बोलो हाँ या ना। तब कंटिन्यू। यस रक्षा। सर मूव नहीं करेगा, रेस्ट पे रहेगा। रेस्ट पे रहेगा। अब तुम क्या कह रहे हो कि मूव करेगा? नहीं सर, हाँ। मतलब पहले से मूव करेगा, उसके बाद दोनों साइड इक्वल आ रहे तब भी मूव करते हैं। यही है। नहीं सुनो, अब हमको ये सीखना है। पहली बात तो मैं चाहता ही था कि तुम सब गलत आंसर, मैं बड़ा दुखी हुआ एक सही आंसर, क्योंकि फिर मेरे को बताने में मजा आना चाहिए ना, ये तुम गलत हो, ठीक है फिर मैं बना। लेकिन कोई बात नहीं, फोर्स का जो इम्पैक्ट है बॉडीज पे वो हम में से किसी को क्लियरली नहीं पता है, तो सुन लो। हम में से तो तुम में से सुन लो। फोर्स क्या करती है? फोर्स बॉडीज को चलाने में हेल्प नहीं करती, बॉडीज का स्टेट चेंज करने में हेल्प करती। क्या मतलब? फोर्स लगने से दो चीजें होती है, या तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है मतलब स्पीड, या बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती है। या तो बॉडी की स्पीड चेंज होती है या बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती है। अगर तुमने दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं करना तो तुम इस पे एक नेट फोर्स अगर जीरो भी रखोगे तो भी बॉडी चलती रहेगी। सुनो 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 सुनो, लॉ को पढ़ते हैं फिर बात समझ में आएगी। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है बॉडी। अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन along the straight line will continue to do so unless an external force is applied on it. क्या मतलब है कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही हो, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक फिक्स्ड वेलोसिटी से चल रही हो और एक स्ट्रेट लाइन में चल रही हो। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही हो फिक्स्ड वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में, तो उसको किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं होती अपना मोशन मेंटेन करके रखने के लिए। फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मोशन। समझो इस बात को, फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द यूनिफॉर्म मोशन, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मैं सिंपल एग्जांपल दूं, अगर तुम ग्राउंड के अलोंग एक बॉल को रोल करते हो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऐसा है कि सबको लगता है पढ़ के हाँ समझ में आ गया, दूसरी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा गलत आंसर दे। 11th के बच्चों को भी लगता है उनको समझ में आ गया, लेकिन हर बार गलत आंसर दे। तुमने वो नहीं करना, तो इसको बिल्कुल डेप्थ में समझ लो। जब हम एक बॉल को रोल करते हैं ग्राउंड के अलोंग, तो ऐसे करके बॉल को रोल किया ग्राउंड के अलोंग, अगर बॉल को कोई भी ना रोके तो भी बॉल रुकती है थोड़ी देर बाद। क्यों? फ्रिक्शनल फोर्स। अगर मैं हवा में फेंकूं तो भी बॉल स्लो होती है थोड़ी देर में, एयर फ्रिक्शन। लेकिन तुम्हें पता है अगर तुम स्पेस में चले जाओ जहां पे ना एयर फ्रिक्शन है, ना ग्राउंड फ्रिक्शन है, ना ग्रेविटी है, एकदम फोर्स फ्री रीजन है, जब तुम अगर स्पेस में चले जाओ और तुमने ऐसे बॉल फेंकी तो बॉल जिस वेलोसिटी से तुम्हारे हाथ से छूटेगी उसी वेलोसिटी से हमेशा के लिए चलती रहेगी। हाँ, इससे हमें क्या पता चला कि फोर्स जो है वो बॉडी का मोशन मेंटेन करने के लिए चाहिए नहीं होती। क्या तुम उसको लगातार फोर्स लगा रहे हो? नहीं, फिर भी चल रही है ना। तो बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करने के लिए फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। Force is required to change the uniform motion, either to change the value of speed or to change the direction. समझ गए? तो देखो 2500 साल पहले किसी लॉ को एरिस्टोटल ने दिया और गलत दिया। एरिस्टोटल का क्या आर्गुमेंट था? 2500 साल पहले, न्यूटन से 2500 साल पहले एरिस्टोटल ने लॉ ऑफ मोशन दिया एंड एक रॉन्ग लॉ दिया।
एरिस्टोटल ने बोला कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैंने एक एरो चलाया और वो, अब एरिस्टोटल देखो ग्राउंड फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, अगर मैं पकड़ के किसी बॉडी को रोक दूं तो दिख रहा है मैं रोक रहा हूं, लेकिन ग्राउंड फ्रिक्शन और एयर फ्रिक्शन ऐसे फोर्सेस हैं जो दिखती नहीं, दिखती तो नहीं, वो इमेजिन करनी पड़ती। इतनी इमेजिनेशन एरिस्टोटल में होगी नहीं, न्यूटन तो इमेजिन कर पाया, समझ रहे हो? एरिस्टोटल जो है वो ग्राउंड फ्रिक्शन और एयर फ्रिक्शन को इमेजिन नहीं कर पाया, तो उसने क्या बोला, सोचो, ये गलत लॉ समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनो। एरिस्टोटल ने बोला, सुन रहे हो सब लोग ध्यान से, एरिस्टोटल ने बोला a constant external force is required to keep a body in uniform motion. क्या ये सही है बात? A constant external force is required to keep a body in uniform motion. ये गलत है। इसके पीछे एरिस्टोटल का आर्गुमेंट क्या था? वो कहता है कि अगर मैं एक एरो चलाता हूं तो वो थोड़ी देर बाद स्लो हो जाता है, लेकिन अगर मैं उसी एरो को पकड़ के लेके जाता हूं तो मैं उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा सकता हूं। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब जब मैं पकड़ के लेके जा रहा हूं तो मैं लगातार उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं। तो एरिस्टोटल कहता है कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। इस बेसिस पे उसने लॉ दिया। समझ में आ रही है बात? तो ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि वो एयर फ्रिक्शन को इमेजिन नहीं कर पाया, है ना। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जब उसने एरो चलाया, एरो स्लो क्यों हो रहा है? एयर फ्रिक्शन की वजह से। और जब वो पकड़ के लेके जा रहा है तो वो एयर फ्रिक्शन को लगातार, जो अपोजिट डायरेक्शन में एयर फ्रिक्शन लग रहा है उसको लगातार कैंसिल कर रहा है अपनी फोर्स से। तो नेट फोर्स क्या हो रही है? 0। इसलिए बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में। कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा समझे, थोड़ा समझे, थोड़ा नहीं समझ। फोर्स का मतलब होता है बिल्कुल देसी लैंग्वेज में धक्का, है ना। तो लॉ ये कहता है कि अगर एक बॉडी को धक्का लगेगा तो बॉडी का क्या चेंज होगा? वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। और ज्यादा प्रिसाइजली बोलूं, अगर तुम वेलोसिटी बोल रहे हो ना तो तुम्हें डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो तुम बोलो स्पीड एंड डायरेक्शन, तो बस सिर्फ वेलोसिटी बोलो। वेलोसिटी एंड डायरेक्शन बोलने का क्या मतलब है पता है? तुम दो बार डायरेक्शन बोल रहे हो, है ना, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। तो स्पीड एंड डायरेक्शन, अगर तुम एक बॉडी की, देखो इससे हमको आगे नहीं बढ़ना क्योंकि ये लॉ समझने में बच्चों को दिक्कत आती है, समझने के बाद भी दिक्कत आती है, उनको लगता है हाँ समझ में आ गया, उसके बाद भी क्वेश्चंस में जो है वो गड़बड़ करते हैं। तो एक बार और समझे हम कि लॉ ये कहता है, न्यूटन का लॉ ये कहता है कि अगर तुम एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखना चाहते हो, यूनिफॉर्म मोशन पता है ना, अगर तुम एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखना चाहते हो तो तुम्हें उस पर कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम पूछेंगे कि अच्छा तो फिर फोर्स कब लगानी होती है? तो न्यूटन कहता है फोर्स तब लगानी होती है अगर तुम बॉडी की या तो स्पीड बदलना चाहते हो या डायरेक्शन बदलना, और अगर तुम दोनों में से कुछ भी बदलना नहीं चाहते हो तो तुम्हें बॉडी पे फोर्स लगाने की जरूरत नहीं। दैट इज द फर्स्ट लॉ। अब उसी चीज को हम ये देख रहे थे कि जितनी भी बॉडीज के स्पीड या डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं, आसपास अपने नजर दौड़ाएं तो हमने एग्जांपल लिया कि एक बॉडी को ग्राउंड के अराउंड रोल किया तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, स्लो हो रही है वो। तो जहां पर भी बॉडीज की स्पीड चेंज हो रही है या जहां पर भी बॉडीज की डायरेक्शन चेंज हो रही है वो किसी ना किसी फोर्स की वजह से हो रही है। जैसे ग्राउंड के अलाउंड बॉडी की स्पीड कम क्यों हो रही है? फ्रिक्शन की वजह से। और अगर फ्रिक्शन ना हो, अगर फ्रिक्शन ना हो, चलती रहेगी सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से हमेशा के लिए। लॉ यही कहता है।
समझ में आई है बात? हाँ ऐसा सिर्फ स्पेस में हो सकता है। यहाँ पे तुम बोलोगे कि एग्जांपल दिखाओ, तो हम नहीं दिखा सकते। हाँ अगर जैसे ये चेयर है, ठीक है, इस चेयर को मैंने ऐसे धक्का मार के छोड़ दिया तो ये रुक गई, क्योंकि इस पे क्या एक्ट करा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन तो फोर्स है, तो फोर्स ने इसको रोक दिया, यही तो लॉ कह रहा है। और अगर मैं चाहता हूं ये कॉन्टिन्यूअसली चले यूनिफॉर्म मोशन में, तो मुझे इस पे नेट फोर्स क्या करनी पड़ेगी, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो कैसे करूंगा, मान लो उधर से फ्रिक्शन इस पे 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो मैं भी लगातार कितनी लगाऊं, 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। तब मैं इसको, हाँ तब मैं इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चला सकता हूं। तो इसलिए अगर मैं इसको लगातार धक्का मारूं, अगर मैं इसको लगातार धक्का मारूं, तब तो मैं इसको ले जा सकता हूं कांस्टेंट वेलोसिटी से, लेकिन अगर मैं धक्का मार के छोड़ दूं तब तो ये रुक जाएगी। दैट इज फर्स्ट लॉ। अब तुम सबको लॉ समझ में आ गया पक्का? सवाल है? नहीं कुछ सवाल नए बच्चे से नहीं, पुराने ओल्ड बुजुर्ग बच्चे से। तो ये है जो कौन है बुजुर्ग, ये बॉडी, अभी देखें तुम्हें लॉ समझ आया कि नहीं आया, लॉ समझ आया कि नहीं आया, लेट अस सी। ये बॉडी नीचे गिरेगी कि नहीं गिरेगी, अब एक स्लोप पे रखिए तो नीचे तो जाएगी। मान लो ये बॉडी गिर रही है अपने वजन की वजह से, नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है 50 न्यूटन, ठीक। देखते हैं लॉ समझ आया कि नहीं आया। मैं तो चाहता हूं तुम करना, नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा 50 न्यूटन, ये तो गिरती आ रही गिरती आ रही गिरती आ रही है। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं मैं इसे रोकूं, और सिर्फ रोकूं ना, इसको ऊपर भी लेके जाऊं, तो मुझे ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, 50 और मोर देन 50? More than 50. 50 सर 50 सर, क्योंकि जो आपने अभी बोला सर वही इसी को अप्लाई करना है। 50 less than 50 नहीं मोर देन 50 सर, 50 लगेगी तब वो चाहते हैं। हाँ 50 कहाँ चली गई, आवाज आ रही है? 50 और मोर Sir, देन more than 50? 50. More than 50. नो, कोई बात नहीं, मैक्सिमम जनता इस क्वेश्चन का आंसर गलत देती है, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं ताकि तुमको और दिमाग में बैठे। लॉ फिर से सुनो, लॉ ये कहता है कि अगर बॉडी पे फोर्स हो जीरो, तो बॉडी चल सकती है यूनिफॉर्म मोशन में। इतना समझ में आया सबको? बॉडी पे अगर फोर्स हो जीरो, तो बॉडी चल सकती है यूनिफॉर्म मोशन में। तो अगर मैं इसे ऊपर ले जाना चाहता हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो मुझे इस पे फोर्स जीरो करनी है, ना कि बढ़ानी है। एक्सेलरेट होगा। सर मेरे को इसमें एक डाउट है। हाँ सर मेरे को इसमें एक डाउट है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं चल रहा है, ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी की वजह से जो इधर 50 न्यूटन, सर बट फिर अगर उसको सिर्फ 50 लगाएंगे तब भी तो ग्रेविटी का ही कंपोनेंट है जो इधर 50 न्यूटन लगा है, और कुछ नहीं। तो अगर हम इस पे ऊपर की तरफ, तो समझ में आए तो बता, अगर हम इस पे, नहीं तो फिजिक्स के फंडे दिख रहे हैं, अगर हम इस पे ऊपर की तरफ 50 न्यूटन फोर्स लगाएं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? और लॉ क्या कहता है कि जैसे ही नेट फोर्स जीरो हो, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल देगी। तो सुनने में अजीब लगता है, पर सच है कि अगर इसे रोकना हो तो भी 50 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर इसे ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाना हो तो भी 50 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी। ऐसे यस,
और अगर इसे ऊपर की तरफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलाना हो एक्स्ट्रा फोर्स तब लगानी पड़ेगी। मान लो अगर ये नीचे 50 लग रहा है, मैंने भी ऊपर 50 लगाई, तो नेट फोर्स क्या हो गई? 0। तो इन दैट केस ये ऊपर की तरफ मैं ले जा सकता हूं कांस्टेंट यूनिफॉर्म, वही कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, लेकिन मैं चाहता हूं मैं उसको ऊपर की तरफ कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ना लेके जाऊं, मैं उसको एक्सेलरेट करता हुआ ऊपर ले जाऊं। तो यहाँ की जो फोर्स है दैट शुड बी मोर देन 50, कोई भी वैल्यू मोर देन 50, 51, 52, 50। नहीं समझ सर अगर 50 पॉइंट सर इसको अगर 50.00001 पर होता है तब भी तो ठीक है, समझ में आया? यस मतलब अगर इसको रेस्ट पे करना है बॉडी तो भी 50, राइट, वैसे 50 जब करें तब तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। रेस्ट पे करना तो भी 50। उसको छोड़ दो उसको थोड़ा हाथ ही मतलब वो पीछे आ जाएगा उधर उसको। तुम्हारा क्वेश्चन अगर ये नीचे आ रहा है 50 पे और मैं इसको रोकना चाहता हूं तो मुझे 50 ही लगाना पड़ेगा और फिर मुझे उतना ही एफर्ट रखना पड़ेगा एंड आई विल बी एबल टू मूव दिस बॉडी अप द प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर मैं एफर्ट बढ़ाता हूं तो ये एक्सेलरेट होती भी जाएगी। दिस इज द लॉ। इसीलिए तो गलत आंसर देते हैं बच्चे, क्योंकि सुनने में अजीब लगता है पर ये सच है। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं, मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल देता हूं डेली लाइफ के। हमें ये बात अभी समझ में आ जाएगी अपने एक्सपीरियंस से कि force is related to change in velocity and when the velocity is uniform there is no force। यही हम लोग कह रहे हैं, force is responsible for changing the velocity and we are not talking about the force, we are talking about the net unbalanced force। ये क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं, सुन लो मेरी बात ध्यान, अगर मैं कह रहा हूं कि force is responsible for non uniform motion, तो फोर्स तो यहां लगी हुई है। नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो ये दो फोर्सेस लग रही हैं पर दोनों ने मिलके क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। तो अगर सारी फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो यूनिफॉर्म मोशन आइदर एट रेस्ट, अगर सारी फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, अगर सारी फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो बॉडी यहाँ तो रेस्ट पे होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी, लेकिन अगर अनबैलेंस्ड है तो बॉडी एक्सेलरेट होगी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ सर मुझे अभी भी नहीं समझ आया क्या क्योंकि चीज? क्योंकि टेक्निकली देखे तो अगर कोई बॉडी नीचे आ रही 50 न्यूटन से तो हमें तो ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा ना फोर्स ताकि वो ऊपर चले जाए। यही पहले तो हम कैमरा ऑफ करो, फेस टू फेस बात हो तो कुछ समझाऊं। हाँ देखो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये समझने में दिक्कत होती है बिकॉज ये हमारी कॉमन सेंस से थोड़ा सा अगेंस्ट चली जाती है बात, बट इसीलिए मैं इस पे इतना टाइम लगा रहा हूं क्योंकि लॉ यही है और ऐसा ही होता है सच में। एक बॉडी को अगर यूनिफॉर्म मोशन में लाना हो, यूनिफॉर्म मोशन पता है ना तुमको, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में लाना हो तो कांस्टेंट तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। हाँ ये कह रहा लॉ, अगर एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में लाना हो तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो सोचो अगर नीचे 50 लग रहा है तो 0 कैसे होगा? ऊपर 50 लगा के। हाँ तो जैसे ही नेट फोर्स 0 हुई, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ तुम ले जा सकते हो। ओके ठीक है। ये कॉमन सेंस में पड़ेगा नहीं, ये होता है, लेकिन जैसे ये अब इसको अगर मैं आगे ले जा रहा हूं तो इस पे मान लो 10 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, तो मेरे को इसको आगे की तरफ कितना फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा? 10 न्यूटन। आगे की तरफ कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? 10 न्यूटन।
तो वो जो मेरी आगे की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगी है वो फ्रिक्शन की 10 न्यूटन को काटेगी, नेट फोर्स 0 हो जाएगी और मैं इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चला पाऊंगा। समझ गई। समझ में आ रहा है? अभी मैं यस तुमको सर। बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड। यूनिफॉर्म मोशन के लिए नेट अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होनी चाहिए? और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देयर शुड बी अ नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर की तरफ कुछ और वैल्यू लगा दूं, सपोज मैंने अगर इसके ऊपर की तरफ लगा दी 55 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितनी हुई? इस 5 तरफ। न्यूटन। तो ये बॉडी ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म मोशन चली जाएगी, एक्सेलरेट होती भी जाएगी, यानी इसकी लगातार वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, अभी के अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी चेंज से रिलेटेड है, और जब तक हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहे हैं फोर्स का कोई काम नहीं। जब तक हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन से जा रहे हैं, फोर्स का कोई काम नहीं। सोचो तुम हाईवे पे जा रहे हो और हाईवे पे तुम्हारी कार बहुत ज्यादा स्पीड में जा रही है। मान लो हम हाईवे पे जा रहे हैं 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और हाईवे बहुत ज्यादा स्मूथ है, हाईवे में कहीं पे कोई ब्रेक्स नहीं है, स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, कोई गड्ढे नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है। हमारी कार लगातार 200 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और बिल्कुल स्मूथ हाईवे है, कोई झटका नहीं लगा। तो तुम्हें कोई झटका लगेगा? नहीं लगेगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कार 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। इनफैक्ट अगर वो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी जाएगी तो भी नहीं पता चलेगा। लेकिन जैसे ही ब्रेक मारूंगा झटका लगता है, जैसे ही ब्रेक मारूंगा झटका लगता है। सुनो इधर, जैसे ही ब्रेक मारूंगा झटका लगता है, और ब्रेक मारने से क्या किया हमने? बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ले आए, स्पीड बदली, और जैसे ही स्पीड बदली तभी फोर्स आ गई। झटका किस वजह से लगेगा? फोर्स की वजह से ही लगेगा। जैसे ही स्पीड बदली फोर्स आ गई। तो फोर्स का रोल ही जो मोशन का स्टेट है उसके चेंज होने से, इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ सेम स्टेट नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, राइट? और फोर्स अगर तुम्हें दिख रहा है कि फोर्स लग रही है तो वो सिर्फ किसी दूसरी फोर्स को कैंसिल करने के लिए लग रही है। जैसे मैं चेयर को पकड़ के अगर ले जा रहा हूं यूनिफॉर्म मोशन में, तो मुझे इसलिए लगानी पड़ रही है क्योंकि एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स है, उसको मुझे कैंसिल करना है, तो मुझे नेट फोर्स 0 करनी है। तो जब भी तुम्हारी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में जा रही हो समझ जाओ उस पे नेट फोर्स क्या है? 0। और जब भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो समझ जाओ उस पे नेट अनबैलेंस्ड फोर्स 0 नहीं। कुछ समझे? नहीं समझे? इसीलिए मैं कह रहा था ना कि जो मैंने सबसे पहले डायग्राम बनाया था, अब उस पे देखो, जो हमने सबसे पहले डायग्राम बनाया था इधर 20 था, इधर भी 20 था, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। और मैंने तुमसे पूछा कि ये बॉडी रेस्ट पे होगी या मोशन में होगी, तो इसका सही आंसर क्या है कि या तो ये रेस्ट पे होगी, लेकिन अगर मोशन में होगी तो यूनिफॉर्म मोशन में होगी, है? क्योंकि नेट फोर्स 0 के दो मतलब, नेट फोर्स, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स 0 होने के दो मतलब है कि या तो बॉडी रेस्ट पे है और या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन। एक बात पक्की है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होगी। तो जैसे मैंने तुमसे पूछा कि ये बॉडी मोशन में होगी या रेस्ट पे, तो तुम्हें ये पूछना चाहिए कि सर पहले से रेस्ट पे है कि मोशन में? बिकॉज अगर ये पहले से रेस्ट पे है और मैंने दोनों तरफ से 20 न्यूटन फोर्स लगा दी तब तो रेस्ट पे रहेगी। लेकिन अगर ये पहले से मोशन में है तो दोनों तरफ तुम देख रहे हो 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो नेट फोर्स क्या हो गई? 0। तो मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में गए। समझ आया? इतना में तो गला बैठ जाएगा मेरा, अभी भी समझ नहीं आया तो
तो फोर्स करती है दो काम। अगर हम देखें एक बॉडी पे अगर एफ नेट मतलब यहां पूरा लिखता हूं, नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, नेट अनबैलेंस्ड अगर बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स है, बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, तो बॉडी का स्टेट क्या होगा? नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स एंड स्टेट ऑफ बॉडी, नेचर ऑफ फोर्स, स्टेट ऑफ बॉडी, बताओ। स्टेट ऑफ बॉडी बोल रहे थे और फोर्स बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स है तो बॉडी इज आइदर एट रेस्ट और इट इज मूविंग विद और इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स है तो स्टेट ऑफ बॉडी इज रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। और अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स है, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर आपने बोला था एक्सेलरेशन नहीं लग सकते हैं, बॉडी विल एक्सेलरेट। एक ही बात है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेटेड हाँ। मोशन, नॉन यूनिफॉर्म ठीक। मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। समझ आया? गलत तो नहीं हो गया? नए बच्चे पुराने बच्चे मिलजुल के रहना, लड़ाई नहीं करनी, ठीक है। वाइब्रेशन हो रही है इसका फोन बज रहा है, देखो कहीं किसी का फोन तो नहीं छूट गया किसी बच्चे का। सर अगर क्वेश्चन में दिया नहीं हो कि अगर बॉडी पहले से रेस्ट में है तो दोनों लिखना है। बॉडी मतलब दिया होगा, दिया होगा, ठीक है। पहले से सर आप वैसे कोर्स बता रहे हैं ग्रेविटी बढ़ा रहे हो हम इस मेरे को लगता है ग्रेविटी पढ़ाऊंगा गिरा के दिखाऊंगा एक्सेलरेटेड मोशन। सर आप बता रहे हैं कि अगर आपने इतने फोर्स से देखा तो क्या होगा? इनर्शिया का नाम सुना? मैंने सुना था सर नाम सुना है बट पता नहीं है क्या। अच्छा तो ध्यान से सुनो। अच्छा फिर सुनो कॉन्सेप्ट, देखो बहुत बहुत ज्यादा सर इनर्शिया आई गेस मास हाँ? होता है ना। सर मुझे इसके तीन भैया बता रहे हैं तीन टाइप्स होते हैं वो एक मोशन है डायरेक्शन और टाइम। तुम ये बताओ कि इनर्शिया क्या? ये सर मास। नहीं, इट इज रिलेटेड टू मास, लेकिन सुनो ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं कि बॉडी पे जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, बॉडी पे, ओ भाई साहब सुन लो, बॉडी पे जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होता। बॉडी पे जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होता। तो क्यों नहीं होता ये तो नहीं डिस्कस किया हमने। हम तो सिर्फ नेचर बता रहे हैं कि बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो बॉडी का स्टेट चेंज होगा। नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो बॉडी का स्टेट चेंज होगा। अगर नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा। पर हम ये नहीं बता रहे कि ऐसा क्यों होता है।
अब जैसे एक कुर्सी है, ये पड़ी हुई है यहाँ पे, और ये तब तक पड़ी रहेगी जब तक इस पे एक नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। जब तक हम इसको धक्का नहीं मारेंगे, जब तक हम इसको लात नहीं मारेंगे, जब तक अर्थक्वेक नहीं आएगा, ये बॉडी यहाँ की यहाँ पड़ी रहेगी। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मतलब सारा बॉडी पे बेचारी खुद अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकती, तरस वाली बात है ना, कि जब तक कोई चलाएगा नहीं ये चलेगी नहीं। अब ये क्या है, डिपेंडेंट एक्सटर्नल फोर्स पे टू चेंज इट स्टेट। तो ये जो बेचारापन है बॉडी का, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट स्टेट बाय इटसेल्फ, खुद से अपने स्टेट चेंज ना कर पाने की एबिलिटी। हाँ नहीं, हम भी अगर अपना स्टेट चेंज करते हैं तो फोर्स लगाकर भी करते हैं। इनर्शिया हर चीज में। देखो चेयर पे एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे तो चेयर चलेगी, लेकिन तुम्हें पता है कि जब तुम उठते हो, जब तुम वॉक करते हो, तो ये सारी क्या है, फोर्सेस हैं। जब तुम वॉक करते हो तो तुम ग्राउंड को एक पर्टिकुलर एंगल पे पुश करते हो, और ग्राउंड इन रिटर्न तुम्हें पुश करता है, फोर्स है। जब तुम उठते हो तो तुम ग्राउंड को पुश करते हो, ग्राउंड तुम्हें पुश करता है, तो हम तो फोर्स ही लगा रहे हैं। तो इनर्शिया हर चीज में, समझ रहे हो। द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बॉडी अपना स्टेट नहीं चेंज कर सकती। दिस इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, the inability of a body to change its state of rest or state of uniform motion along a straight line unless or until an external force is applied on it. समझ आ रहा है। तो अब कौन कौन से स्टेट हैं जो बॉडी को चेंज कर रहे हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन। एक बॉडी क्या खुद से रेस्ट पे अगर चलने लग पड़ती है, नहीं। सो दिस इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है तो क्या खुद से रुक जाती है, नहीं। दिस इनएबिलिटी इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन। और क्या बॉडी खुद से अपनी डायरेक्शन चेंज कर पाती है, दिस इनएबिलिटी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जो भी आप मोशन करते हो वो एक मशीन करते हो, तो सर उसमें क्या होगा? सर थोड़ा साइड हो जाओ, मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ। रोबोट वो करेगी सर, वो हमारे ब्रेन से कनेक्ट कर देते हैं, तो जो भी आप करते हैं तो रोबोट भी कर। अच्छा, मूवीज में नहीं वैसे ही देखा है वो, तो हमने वीडियो पर डॉक्यूमेंट्री वगैरह, तो वो ब्रेन से कनेक्ट कर देते हैं ना। अरे वो तो उसका सवाल है कि वो बिना कनेक्शन के कैसे मूव कर रहा है जब उसमें फोर्स ही नहीं है। तो ये तो तुमने, इसका मतलब है कभी भी कोई रिमोट कंट्रोल वाली चीज भी नहीं देखी। रिमोट कंट्रोल से पंखे चल जाते,
अच्छा, रिमोट कंट्रोल से अगर चैनल चेंज हो तो समझ में आती है बात, रिमोट कंट्रोल से वॉल्यूम बढ़ जाए तो समझ में आती है, क्योंकि वहां कोई मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा, कुछ मूव नहीं करता। लेकिन रिमोट कंट्रोल से फैन कैसे ऑन हो जाता है? सोचा है कि रिमोट कंट्रोल से फैन कैसे ऑन हो रहा है? फैन को ऑन होने के लिए तो घुमाना जरूरी है ना, फोर्स लगाना जरूरी है। तो रिमोट से फोर्स कैसे लग रही है, फैन कैसे ऑन हो रहा है? यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो रिमोट से चलती है, क्योंकि हाँ हमने नहीं, तो पहले तो समझ जाओ इलेक्ट्रिकल वर्क और मैकेनिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क इज समथिंग जिसमें कुछ मूव नहीं करता, जैसे चैनल चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल वर्क, वॉल्यूम बढ़ रही है इलेक्ट्रिकल वर्क, पंखा घूम रहा है तो मैकेनिकल वर्क। तो लॉजिकली ऐसा लगता है, एक आम इंसान को ऐसा लगता है कि रिमोट से इलेक्ट्रिकल वर्क तो हो सकता है, मैकेनिकल वर्क नहीं हो सकता है, क्योंकि मैकेनिकल वर्क के लिए तो फोर्स चाहिए। तो जब तक कोई पकड़ के उस चीज को घुमाएगा नहीं, वो घूमेगी कैसे? लेकिन हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कवर करी आज से लगभग 100 साल पहले, और वो थी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स फोर्स पैदा करती हैं बिना टच करे। दो मैग्नेट्स को पास लाते हो तो रिपेल करती हैं एक दूसरे को, पकड़ के कोई धक्का तो नहीं मार रहा। तो वो जो फोर्सेस हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स हैं। दे आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जो बिना टच किए भी अप्लाई हो जाती। सो व्हेन आई एम मूविंग माय हैंड्स, तो मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा हूँ, जिसमें वो जो सामने कैरेक्टर है उसके जो वायरिंग है उसमें करंट है, तो उस करंट की वजह से उसे फोर्स लगती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये बिल्कुल वही मैकेनिज्म है कि रिमोट का बटन दबाने से पंखा चलता है। तो मैं अगर हाथ मूव कर रहा हूँ तो एक तरीके से मैं रिमोट का बटन दबा रहा हूँ, और सामने जो रोबोट है वो फैन की तरह मूव कर रहा है। इसके बारे में क्लास 12 की फिजिक्स में पढ़ोगे, बहुत अच्छी। एक बात बताओ, इनर्शिया सबको समझ में आया? तो इनर्शिया है इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ, खुद से अपना स्टेट ना चेंज कर पाने की इनएबिलिटी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो इनर्शिया कितने टाइप का बताया, कौन कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inability of a body to change its state of rest. Inertia of motion, inability of a body to change its state of uniform motion. Inertia of direction, inability of a body to change its direction. एक बॉडी चलती जाएगी एक ही डायरेक्शन में, जब तक फोर्स नहीं लगेगी तब तक डायरेक्शन नहीं बदलेगी। This बेचारगी of the body is called inertia of direction. सर एनसीईआरटी में भी एक डेफिनेशन है, रेजिस्टेंस offered by an object to change its state of motion. If it is at rest, it tends to remain at rest, and if it is moving, it tends to keep moving. This property is called inertia. हाँ, रेजिस्टेंस मतलब, तो रेजिस्टेंस ये मतलब वाली मैं बता तो रहा हूँ, सुनो तो सही, मैं बिल्कुल वही बता रहा हूँ, सुनो। हाँ यहाँ पे क्या लिखा गया है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को अपोज करना। तो नेचुरल टेंडेंसी जो है ना बॉडीज की, इस चेयर की या हमारी या जितनी भी चीजें तुम्हें यहाँ दिखाई दे रही हैं, इन सबकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है? ये अपना स्टेट नहीं बदलना चाहती, क्योंकि अगर बदलना चाहती होती तो इनमें इनर्शिया ना होगा। समझ रहे? तुम सोफे पे पड़े हुए हो, लाश बन के सारा दिन सो रहे हो, मन नहीं करता ना उठने, है ना? इनर्शिया। A body do not want to change its state. एक बॉडी अपना स्टेट नहीं चेंज करना चाहती, वो अपने उसके स्टेट को चेंज करने के लिए जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है वो उसे रेजिस्ट करती है कि मैं नहीं अपना स्टेट चेंज करूंगी। इसीलिए हमें जबरदस्ती करना पड़ता है, धक्का लगाकर। अब ये चेयर कह रही है मैं तो रेस्ट कराऊंगी, मैं अपना स्टेट नहीं चेंज करूंगी, तो मैं कहता हूं कि कर, ये जबरदस्ती है। लेकिन बॉडी कहती है कि मैं नहीं चेंज करूंगी, इसलिए जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स हटाता हूं बॉडी फिर से रेस्ट पे, क्योंकि बॉडी अपना स्टेट चेंज करना ही नहीं चाहती। समझ रहे हो? तो
बॉडी का स्टेट चेंज करने की जो भी कोशिश करेगा, बॉडी उस एक्सटर्नल एजेंट को रेजिस्ट करेगी, रोकेगी कि नहीं मेरा स्टेट चेंज मत करो। तो ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी के अंदर जो एक्सटर्नल एजेंट को रेजिस्ट करती है अपना स्टेट चेंज करने के लिए, कि बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहती है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो बुक में जो डेफिनेशन दी है वो उसके अकॉर्डिंग दी। इनर्शिया के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पहले तो हम लिख रहे हैं टाइप ऑफ, पहले नोट करो, जल्दी नोट करो। सर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इनर्शिया के टाइप्स हो गए ना? हाँ ठीक है। सर ये कौन सा चैप्टर है? नाइन। सर एक और डाउट। जो फर्स्ट लॉ क्वेश्चन दिया अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है फिर अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है अगर डायरेक्शन में तो भी बॉडी, तो फिर तो फोर्स लग ही रही है। ये तो कह रहे हैं कि बॉडी जब तक स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में ही रहेगी जब तक फोर्स भी लगेगी।
हो गया? Next is types of inertia के साथ साथ नोट करो। Inertia of rest. Inertia of rest. Inability. Inability of a body to change its state of rest unless or until an external force is applied on it. Inertia of motion inability of a body to change its state of motion unless or until an external force is applied on it. And inertia of direction.
inability of a body to change its direction सर तीनों के एक एग्जांपल दे सकते हो आप? अभी 4-5 एग्जांपल दूंगा मैं। पहले ये देख, लिख लिया तीनों। ओके सर। देखो एग्जांपल देखो, सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। क्या वो कुछ आवाज है? क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ? अच्छा हाँ सर, मेरा हाथ में कोई ना। अरे तुम पढ़ोगे ही नहीं क्या? तुम नीचे पहन उठाने के लिए वो यूज कर सकते, पढ़ा हुआ है। शुरू करूं? अगर किसी को पता है तो वो बताए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। एक बॉडी रेस्ट पर ही रहना चाहती है। थोड़ा और पढ़िए। सर ऐसे हमें कोई काम करना है, हम बैठे हैं तो फिर हम अपने आप के ऊपर ऐसा एग्जांपल नहीं देना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल क्या है? जब हम किसी भी कार या बस में बैठे हैं और वो कार या बस रेस्ट पे है और वो अचानक चल पड़ती है सडनली, तो हमें किधर झटका लगता है, आगे के पीछे? पीछे। मान लो तुम एक कन्वेयर बेल्ट पे खड़े हो और वो रेस्ट पे है और वो कन्वेयर बेल्ट चल रही, क्या होगा? पीछे गिरोगे, है ना? स्कूटी पे बैठे हो पीछे वाली सीट पे और वो आगे वाला बिना कहे एकदम ड्र चला दे, क्या होगा? पीछे गिरोगे ना? नहीं। तो ये सब क्यों हो रहा है? जब हमारी बॉडी रेस्ट पे है और जिस व्हीकल में हम हैं वो अचानक चल दे तो हमें पीछे की तरफ झटका क्यों लगता है? ध्यान से देखो, जब हम किसी कार में बैठे हैं, ये कार का बेस है, कार या बस जो भी है, और ये सीट है, ठीक है? अब हम यहाँ पर बैठे हैं अगर, तो हमारा जो लोअर पार्ट है यानी हमारे जो पैर हैं वो तो बस के जमीन के साथ कांटेक्ट में है ना। तुम बैठे हो तो तुम्हारे पैर कहाँ टच हो रहे हैं? बस के बेस पे टच हो रहे हैं। तो वो जब बस चलती है तो वो पैर तो चल देते हैं बिकॉज दे आर इन कांटेक्ट विद द बस। सुन रहे हो? हेलो, क्या बोला मैं? मैं इतना इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूं, तुम्हारा पता नहीं क्या।
बस के साथ हमारे पैर कांटेक्ट में, तो जब बस चली तो हमारे पैर तो चले, लेकिन हमारा जो बॉडी का अपर पार्ट है इनर्शिया की वजह से, अब वो क्या बोलता है, मैं तो नहीं चलूंगा, मेरे पे तो फोर्स लगी नहीं, तो पैरों पे तो फोर्स लगी, तो पैर तो आगे चल दिए, लेकिन हमारी बॉडी अभी भी इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वही रहना चाहती है जहां पहले थी। समझ लो, तो हमारी बॉडी थोड़ी पीछे थी ना, क्योंकि बस आगे चलती तो हमारी बॉडी कहती मैं तो वही जाऊंगी वापस, क्योंकि मैं क्यों चलूं, मेरे पे तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, तो इसलिए हमें पीछे की तरफ झटका लगा। नहीं समझे? सर समझो अगर सर हम पूरा बस के फ्लोर पे लेट गए, बिल्कुल नहीं होएगा, क्योंकि फिर हमारी पूरी बॉडी बस के साथ कांटेक्ट में, तब तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात ही नहीं आई। समझ में आया? अच्छा सुनो सुनो, तो ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल। शौर्य मैं तेरी पूरी अटेंशन चाहता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को मजा आया पढ़ाने, नहीं तो मेरे को बिल्कुल नहीं आया। तो कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी नीचे देखता है, कभी ध्यान से नहीं चला जाता, तो सुन रहा होगा नो डाउट, प्रॉपर अटेंशन से सुन। तो कभी उसके साथ कुछ बात करने लगता है, उसको कुछ इशारे करने लगता है, ऐसे नहीं भाई। नाम लेके पूरा रिकॉर्डिंग में डाला है, पूरा मैं भेजूंगा एक क्लास, 2-3 बच्चे आएंगे ना वो रिकॉर्डिंग देखेंगे, फिर उसमें वो देखेंगे कि ये कौन है शौर्य। तेरे अंदर ना एक बीमारी है इस चीज की, इसको ठीक कर। ये अटेंशन जो तेरी डाइवर्ट होती है ना, ये 9th-10th तक तो चल जाएगा, 11th में इतना सब इधर से उधर हो गया, तेरे को समझ ही नहीं आएगा कि इसके बाद टीचर कहाँ पहुंच गए। इसलिए इस चीज को ठीक कर लो। तुम्हें लगता है कि ठीक है सुन तो रहा हूँ, इससे फर्क क्या पड़ता है, अभी नहीं पड़ता, पर ये आदत अगर बढ़ती गई तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत ही कम है। सो फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया कि अगर हमारी बॉडी कार या बस के साथ कांटेक्ट में है और कार या बस रेस्ट पे है और वो चल रही, तो हमारी बॉडी को पीछे की तरफ झटका लगता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। एक ट्री है, ठीक है, उस ट्री पे एक ब्रांच है और उस ब्रांच में एक फ्रूट लगा है। तो क्या होता है कि जब ट्री को शेक करते हो तो फ्रूट गिर जाता है। हमने फ्रूट को तो नहीं पकड़ा, लेकिन ट्री को शेक करने से फ्रूट कैसे गिर जाता है? क्योंकि सर जो फ्रूट है वो ट्री से कांटेक्ट में है ना, सर उस पर वो जो ग्रीन पार्ट है का वो नहीं है, मतलब ऐसा होता है कि हमने तो ट्री को फोर्स लगाया, फ्रूट को तो नहीं लगाया डायरेक्टली, तो ब्रांच तो हिली, लेकिन फ्रूट अपने इनर्शिया की वजह से नहीं हिला। वो कहता मैं तो यहीं रहूंगा, मेरे पे तो फोर्स लगी नहीं, तो ब्रांच अलग फ्रूट अलग। समझ में आया? जैसे यार तुमने ऐसे रोप वगैरह में कुछ बहुत ही हैवी बॉडी बांधी हुई, तो तुम उसको ऐसे करोगे तो रोप पहले चली जाएगी, वो बॉडी पीछे रहेगी ना, क्योंकि बॉडीज का मास जितना ज्यादा होता है। अब हम बात करें कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे। बॉडीज का मास जितना ज्यादा होता है उनका इनर्शिया उतना ज्यादा होता है। मतलब बॉडी का मास जितना ज्यादा होता है उसका स्टेट चेंज करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। हैवी बॉडी को रोकना भी मुश्किल, हैवी बॉडी को चलाना भी मुश्किल, हैवी बॉडी की डायरेक्शन चेंज करना भी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, मैं एक ट्रक जा रहा था सर हाँ, आपने जो ट्री वाला एग्जांपल दिया था दैट मींस हमने ट्री को हिलाया तो फ्रूट गिर गया, तो अगर हम हाँ। फ्रूट को हिलाएंगे तो क्या होगा? ट्री नहीं गिरेगा। अगर हम फ्रूट को हिला रहे हैं तब तो हम फ्रूट पे डायरेक्ट फोर्स लगा रहे हैं ना, तब तो वो मूव कर ही जाएगा। हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, कि देखो अपने इनर्शिया की वजह से, क्योंकि ट्री पे फोर्स लगी
तो ट्री तो मूव कर गया, लेकिन इनर्शिया की वजह से फ्रूट वहीं रहा, तो ट्री अलग फ्रूट अलग। एक जैसे एक तुमने ये वाला एग्जांपल तो कई जगह देखा होगा कि जैसे एक ग्लास है पानी का, खाली ग्लास, पानी का गिलास है लेकिन पानी नहीं है। एक पानी का गिलास, और इस पानी के गिलास के ऊपर हमने रख दी एक कार्डबोर्ड शीट, देखा है? इसके ऊपर हमने रख दी एक कार्डबोर्ड शीट, ऐसे इसको हमने ढक दिया एक कार्डबोर्ड से, और उसके ऊपर रख दिया एक कॉइन, इसके ऊपर कार्डबोर्ड के ऊपर हमने रख दिया एक कॉइन, ठीक है। अब अगर मैं कार्डबोर्ड को झटका दूं तो कॉइन कार्डबोर्ड के साथ नहीं जाता, सर वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा। ग्लास के अंदर गिरता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, क्योंकि हमने फोर्स कॉइन पे लगाई नहीं, हमने फोर्स किस पे लगाई, कार्डबोर्ड पे, तो वो तो चल दिया। कॉइन कहता मैं क्यों चलूं, मेरे पे थोड़ी ना लगी है फोर्स, तो मेरे अंदर तो इनर्शिया है, मैं नहीं चलता, तो कॉइन वही रहा, तो कार्डबोर्ड नीचे से निकल गया, कॉइन गिर गया। सर ऐसा हाँ सर वही तो बात है। बस वाला एग्जांपल दे। हाँ मैंने आपको बताया कि हम लेट गए तो सर उसके साथ चलेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ। सर ऐसा तो कैरम बोर्ड में भी होता है ना, जैसे हम डालते हैं तो नीचे वाले जो होते हैं वो सारे गिर जाते हैं, हाँ, मतलब कैरम नीचे वाले बोर्ड जो में भी होते होता हैं। है। अब ये सारी कहानी आती है फ्रिक्शन पे। अगर तो कार्डबोर्ड का फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब अगर तुम एक बिल्कुल ऐसा कार्डबोर्ड लो जो बिल्कुल प्लेन हो, सपाट, बिल्कुल प्लेन, तब तो आसानी से ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कार्डबोर्ड हो ऐसे ऊपर खाबड़, इस पे कॉइन रखोगे, तब तुम जब इसको झटका मारोगे तो कॉइन साथ ही चला जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। तुमने देखा होगा मैजिशियन एक ट्रिक करते हैं, जो कि एक सिल्क क्लॉथ एक टेबल पे रखते हैं, और उस टेबल पे बहुत सारी क्रॉकरी पड़ी होती है, क्या करते हैं फिर वो कपड़ा खींचते हैं और क्रॉकरी वहीं रह जाती है। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ सिल्क क्लॉथ के साथ हो सकता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है। अगर ये वूलन क्लॉथ के साथ करेगा, रजाई बिछा दी वहां, कंबल बिछा के उसके ऊपर रख दी क्रॉकरी और कंबल खींचा, होएगा, क्रॉकरी साथ गिर जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन फोर्स है। उस केस में अगर देखो, अगर इस पे फ्रिक्शन है, अगर इस पे फ्रिक्शन है, तो वो फ्रिक्शन किस पे लग रहा है, कॉइन पे, और फ्रिक्शन क्या है, फोर्स है ना, तब तो कॉइन पे फोर्स लग ही रही है ना, लॉ तो हमारा नहीं गलत ही हुआ। अगर ये बहुत ज्यादा रफ है तो कॉइन पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, तो जैसे ही मैंने झटका मारा कॉइन बोलेगा अरे मेरे पे भी फोर्स लगी, मैं भी चला। लेकिन अगर प्लेन है तभी तो बोलेगा ना कि कॉइन मेरे पे फोर्स भी लगी, मैं क्यों जाऊं। अगर सिल्क क्लॉथ है तो क्लॉथ पे फोर्स लगी, और क्योंकि वहां फ्रिक्शन नहीं है तो क्रॉकरी पे नहीं लगी, तो क्रॉकरी बोलती मैं क्यों जाऊं। लेकिन अगर वूलन क्लॉथ है तो उसका फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही तुमने खींचा तो फोर्स किस पे लगी, क्रॉकरी पे भी लगी, तो वो भी चल दी, वो बोली अच्छा फोर्स लगी चलो चलो, नहीं समझे। सो दिस इज ऑल अबाउट इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जिस बॉडी पे फोर्स नहीं लगती वो कह रही है मैं स्टेट चेंज करूं, ये सिंपल सी बात। जैसे एक के ऊपर एक दो बुक्स रखी है, नीचे वाली को खींचोगे तो खींच लोगे और ऊपर वाली गिर जाएगी वहीं के वहीं, लेकिन अगर धीरे धीरे खींचो तो ऊपर वाली भी साथ आ जाएगी। जैसे समझो सर तो बस का जो फ्लोर है वो एकदम स्मूथ है, तो बस आगे निकल जाएगी, तुम लेट जाओ जाए, सर बस नीचे निकल जाएगी, तुम फिर चले जाओ। सर वो तो वैसे भी स्मूथ है, कितना तब भी ना ना ना, स्मूथ का मतलब ये नहीं है कि देखने में स्मूथ, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्मूथ। तुम्हें अगर ये सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ लग रहा है ना, इसको जरा माइक्रोस्कोप से देखो, ये इतना रफ है सर तुम झेल पाओगे। कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होता है, एट्थ में कोई हुआ भी ये सरफेस बताया था। 100% स्मूथ होगा ही नहीं। सो बस का सरफेस भी अगर बिल्कुल स्मूथ कर दें, कहीं से ऐसा सरफेस नहीं है जीरो फ्रिक्शन,
तब तुम्हें साथ नहीं लेके जाएगी वो। ये हाँ, तब तो बस चल देगी, अब तुम पीछे निकल जाओगे। सब मतलब जो कार्डबोर्ड रखा है उसमें फ्रिक्शन नहीं है, मान लो अगर उस पर फ्रिक्शन नहीं है तो, फिर वो पीछे निकलते हैं। लेकिन हम देखो, हम ऐसा मटेरियल ले सकते हैं जिसमें कम फ्रिक्शन हो। ऐसा तो देखो हमें दुनिया में कोई मटेरियल नहीं मिलेगा जिसमें फ्रिक्शन नहीं है। तो हमारे पास दो मटेरियल है, कम फ्रिक्शन ज्यादा फ्रिक्शन। तो ये वाला रखा है कम फ्रिक्शन वाला, तो इस पे फोर्स लगाई ऐसे और ये निकल गया, कॉइन गिर गया। अब रखा है ज्यादा फ्रिक्शन वाला, तो उस पे थोड़ी ज्यादा फोर्स चाहिए होगी। चलो मतलब जिसमें कम फ्रिक्शन है पॉइंट हल्का सा आगे तक। बिल्कुल हो सकता है। तो अगर तुम ऐसी बात कर रहे हो तो मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ रहा है, समझ में आ रही है, तो बिल्कुल हो सकता है, यही तो होगा। सो इट्स ऑल अबाउट फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन में फोर्स है ना, तो अगर फ्रिक्शन लग रहा है तब तो फोर्स लग ही रही है, तब कहेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तब तो फोर्स लग रही है, तो वो बॉडी अपना स्टेट चेंज करेगी ना। सर So जो you आपने have बुक to वाला एग्जांपल, overcome friction. हाँ, सर आपने जो बुक वाला एग्जांपल बताया था उसमें भी इनर्शिया का वो था ना मैं पार्ट, देखो जब हम धीरे, दो बुक्स है ना, दो बुक्स है हमारे पास। अगर मैं एक बुक को सरफेस पे खींचता हूँ, नीचे वाली को खींच रहा हूँ, तो ऊपर वाली के साथ आ रही है ना, क्योंकि हाँ हाँ इनके बीच में काफी फ्रिक्शन। तो मैं जब ठीक नीचे है, वाली को खींचता हूँ, वो ऊपर वाली का फ्रिक्शन लगाती है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से ऊपर वाली भी साथ आ रही है। लेकिन अगर मैं इतनी ज्यादा फोर्स लगाऊं कि मैं उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर लूं, मैं इतनी ज्यादा फोर्स लगाऊं कि मैं उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर लूं, तो ऊपर वाली साथ नहीं आएगी, है ना। फिर थंबनेल करना। हाँ, अरे भाई एग्जांपल दे दे। अरे भाई गिर जाएगी वो, अच्छा लगेगा, नहीं है ना। और अगर मैं साथ लाऊं तो ये दोनों साथ हैं। नहीं, हम इसको थंब से कुछ नहीं किया मैंने, साइंस है भाई, ठीक है। क्यों? अगर इनके बीच में फ्रिक्शन है 10 न्यूटन, तो मुझे कितनी लगानी है, मोर देन 10, और मैं लेस देन 10 लगाऊंगा तो ये साथ आ जाएगी। अब वही कॉइन के केस में भी हो रहा है। सर जो ऐसे कर देते हैं, ऐसे साइड में लेके जाएंगे, क्या? बुक को साइड में लेके जाएंगे। हाँ, जब तो तुम इंक्लाइन बना रहे हो ना, उसका फ्रिक्शन और कम होता है, फिर तो तुम ग्रेविटी की बदल जाएगी। तो वो तो तुम अब जब तुम साइडवेज लेके जा रहे हो ना, तो एक तो तुम अपनी फोर्स लगा रहे हो, दूसरा उस पर ग्रेविटी लग रही है, तो दोनों मिलके तो फ्रिक्शन को ओवरकम कर ही देगी ना। अगर मैं हॉरिजॉन्टल खींच रहा हूं तो मैं ग्रेविटी की हेल्प नहीं ले रहा हूं, तब मुझे सारी की सारी जो एक्सटर्नल फोर्स लगानी है वो फ्रिक्शन से ज्यादा लगाना। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल क्या है कि अगर हम चल रहे हैं, बस में जा रहे हैं और बस अचानक ब्रेक मार दे, तो क्या होगा, आगे की तरफ झटका लगेगा। अब उसमें क्या हो रहा है कि अचानक बस ने ब्रेक मारी, तो हमारी जो लेग्स हैं वो बस के साथ कांटेक्ट में है, तो लेग्स तो रुक गई, लेकिन क्या नहीं रुका, अपर पार्ट नहीं रुका, क्योंकि उसमें मोशन था। वो कह रहा है मेरे पे फोर्स नहीं लगी, मैं तो अपने स्टेट में ही रहूंगा, मैं तो अपने मोशन के स्टेट में ही रहूंगा, मैं नहीं रुकता। इसीलिए तो सीट बेल्ट पहननी पड़ती, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा तेजी से ब्रेक लगे, बहुत ज्यादा स्पीड पे गाड़ी जा रही है और अचानक ब्रेक लगे, तो तुम्हारी बॉडी पे इतना ज्यादा आगे की तरफ झटका लगेगा कि तुम्हारी बॉडी विंड स्क्रीन को तोड़ के बाहर निकल जाती है। समझ में आया? और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, तुम बस में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो और अचानक कार इधर मुड़ गई, जिस तरफ हम दूसरी तरफ झटका लगता है ना, कार ऐसे मुड़ गई, मैं ऐसे हो गया, अब कार ऐसे मुड़ गई, मैं ऐसे हो गया। अपोजिट में नहीं लगता है, हम अपनी सेम डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर ये इधर मुड़ गई और मेरी बॉडी कह रही है मैं तो नहीं मुड़ूंगी, क्योंकि मेरे अंदर तो फोर्स नहीं लगी, मैं तो अपनी डायरेक्शन में रहूंगी, तो जब वो उधर मुड़ गई तो बॉडी ऐसे रहने की कोशिश करती है, इसलिए तुम्हें लगता है कि अपोजिट डायरेक्शन में हम झुक रहे हैं। बेसिकली हम अपोजिट डायरेक्शन में नहीं झुक रहे होते, हमारी बॉडी जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन को पकड़े रहने की कोशिश करती है। सर मतलब जो रोलर कोस्टर होती है वो यही लगा प्रोसेस है। सब समझ में आ गया? अब चलो इसके मैथमेटिकल पार्ट पे आ जाए फटाफट, थ्योरी बहुत हो गई। मोमेंटम, सर
हाँ आपने अभी हाँ आपने डायरेक्शन के एग्जांपल दिया था, तो हाँ, उसमें अगर हम धीरे धीरे अगर हम डायरेक्शन चेंज करें तो हम मतलब साइडवेज नहीं पलटते हैं। पलटते हैं पर थोड़ा थोड़ा, हाँ कम। क्योंकि तब कम फोर्स लग रही है तो हमारी बॉडी कम अपोज कर रही है। हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी बता रहा हूं यहाँ पे, विच इज कॉल्ड मोमेंटम, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। देखो, एक बॉडी है जिसका मास है m और वो v वेलोसिटी से चल रही है, तो उसके लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी निकालते हैं मोमेंटम, जो कि होता है उसकी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। और मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं p से, स्मॉल p से हम मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास एक पहला जो फॉर्मूला है इस चैप्टर का वो आ गया, p इक्वल टू m इनटू, ठीक है। और ये फॉर्मूला अब आगे तक चलेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। और ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, देखो यूनिट हमेशा फॉर्मूला से आती है। इस देखो मास इनटू वेलोसिटी, देखें इधर देखो सब लोग, मास इनटू वेलोसिटी या किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी, किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट नहीं, किलोमीटर पर मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम है केजी मीटर पर सेकंड। केजी मास की, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकंड। नादानी ऐसे करते हैं बच्चे की फॉर्मूला याद होते हुए भी यूनिट नहीं लिख के आते हैं, बोलते सर यूनिट नहीं आती। तो बच्चों क्लियर कर लो, यूनिट अलग से नहीं याद करनी होती। यूनिट किससे निकलती है? फॉर्मूले से निकलती है भाई। मास इनटू वेलोसिटी है तो मास केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। सर मोमेंटम वो होता है ना, जैसे हम पूरा एक कुछ ऊपर आ जाते हैं बहुत सारा फोर्स क्या बहुत। तुम ये देखो ना, मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, तो तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ेगी तो तुम्हारा क्या बढ़ेगा? मोमेंटम। और झूला ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी, तो क्या क्या गेन करेगा? जब भी वेलोसिटी बढ़ती है मोमेंटम बढ़ रहा है, वेलोसिटी घटती है मोमेंटम घट रहा है। और मास भी, लेकिन बॉडी का अपना मास तो कभी बढ़ेगा नहीं, बॉडी का जितना मास है उतना ही रहेगा। तो कंपैरिजन हम कर सकते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ एक कार है और एक ट्रक है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? क्योंकि उसका क्या ज्यादा है। आंसर दो भाई, आंसर दो। एक मिनट, ये समझ में आया जो अभी हमने डिस्कस किया?
कार और ट्रक में से किस, तुम टैटू बना लो, कार और ट्रक में से किसका मोमेंटम ज्यादा है? अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा, मोमेंटम डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी दोनों पे। लेकिन सवाल है कि हम मोमेंटम पढ़ नहीं रहे हैं, मोमेंटम हम पढ़ रहे हैं न्यूटन के सेकंड लॉ। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो मोमेंटम फिजिक्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये फर्स्ट हो गया पूरा। फर्स्ट लॉ थ्योरेटिकल लॉ है, फर्स्ट लॉ थ्योरेटिकल लॉ है, फर्स्ट लॉ थ्योरेटिकल लॉ है, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन सेकंड लॉ से फॉर्मूले शुरू हो जाते हैं और मैथ्स करनी पड़ती है हमको, न्यूमेरिकल्स करने पड़ते हैं, वो करना होगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ध्यान से देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। और जो क्वेश्चन आएगा, अगर पेपर बनेगा इस चैप्टर से मान लो 20 नंबर का, तो इसमें से आएगा मुश्किल से 5 नंबर का, इसमें से आएगा 15 नंबर। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का जो हम अब करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनो। हाँ नहीं, 3 लॉ। थर्ड वन इज आल्सो थ्योरेटिकल लॉ, जो हाँ every action has इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, दैट इज अ थ्योरेटिकल लॉ। उसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला है यहाँ। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट है ये तुम्हारे फिजिक्स में 9th में। जाग रहे हो सब? तो शुरू कर हैं। पूरा ध्यान यहाँ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ध्यान से। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेक्शन लिख रहा हूं, फोर्स एक्टिंग ऑन a body is equal to, ध्यान से समझना, थोड़ी लैंग्वेज ऐसी है कंफ्यूज हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए, मोमेंटम इज आल्सो कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम का ही नाम क्या है? लीनियर मोमेंटम। उसका रीजन है, हम जो पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर बॉडीज का स्ट्रेट लाइन मोशन ही पढ़ रहे हैं। 11th में आगे जाकर तुम बॉडीज का रोटेशनल मोशन भी पढ़ोगे, तो घूमने वाली बॉडीज के मोमेंटम को कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम, बट वो आएगा बाद में, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए मोमेंटम का मतलब क्या है? लीनियर मोमेंटम। तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि, ध्यान से सुनो, यहाँ तक नोट कर लिया सबने? ध्यान से सुनो, अब देखो सबका ध्यान यहाँ चाहिए। एक बॉडी है, एक बॉडी है, उसका मास है m, और वो चल रही है u वेलोसिटी। फिर मैंने उसमें एक फोर्स लगाई F। एक बॉडी है जिसका मास है m और वो u वेलोसिटी पे चल रही है, और मैंने उस पर फोर्स लगाई F, तो फोर्स तो लगी, तो क्या इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी? यहाँ वो सेम वेलोसिटी से चलती रहेगी? चेंज हो जाएगी। मान लो इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज होकर हो गई v। मान लो इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो गई? v। थोड़ी देर बाद जब बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंची तो उसकी वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो गई? v। अब सेकंड लॉ क्या कहता है?
मान लो यहां से यहां तक आने में इसको टाइम लगा। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि जो ये जो फोर्स होगी ये होगी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। पहले इसको वर्ड्स में लिखते हैं, V minus U. इसको पहले वर्ड्स में लिखते हैं। फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम divided by time taken to change. So it's a MV minus MU upon T. ये सेकंड लॉ कहता है, ये सेकंड लॉ की तुम इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी कह सकते हो। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। पहले सुन लो, अभी अभी टाइम दूंगा नोट करने का, पहले यहां पे देखो क्या कहता है सेकंड लॉ कि, सुन लो सेकंड लॉ ये कहता है कि बॉडी पे फोर्स लगी, तो बॉडी पे फोर्स लगने की वजह से बॉडी का जितना मोमेंटम चेंज हुआ, जितने कम टाइम में चेंज हुआ, एक मिनट मेरी बात सुनो ध्यान से, एक मिनट। तुम्हारा इट्स ओके अगर फोकस नहीं लग रहा, कभी कभी हम लोग थके हुए होते हैं मेंटली फिजिकली, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। क्या आज ध्यान नहीं लग रहा? ध्यान नहीं लग पाया, रीजन है, मतलब क्या मेंटली पढ़ाई ज्यादा कर लिया आज? मेंटल थकावट हो रही है कि फिजिकल थकावट? तो तुमको कॉन्सेप्ट जा रहा है दिमाग में कि नहीं जा रहा है? बता दो, जो हम लोग उसी पेस में चलेंगे हैं? जा रहा है, थोड़ा जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा है, ज्यादा तो नहीं हो गया आज? अच्छा ये लास्ट है, ठीक है, देख लो इसको। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि कोई भी फोर्स बॉडी का क्या चेंज करती है? सिंपल सा लॉजिक है यार, फोर्स बॉडी की क्या चेंज करती है? वेलोसिटी। और मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ऑब्वियसली क्या चेंज हो रहा है? मोमेंटम चेंज हो रहा है। बट एक चीज सेकंड लॉ ये कहता है कि जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा उतने कम टाइम में। देखो सेकंड लॉ कहता है फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है? फोर्स। तो न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, फ्रैक्शन उतनी बड़ी होगी। तो सेकंड लॉ ये कहता है कि जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज कर पाओगे उतने कम टाइम में। एग्जांपल देता हूं, मेरे पास यहाँ एक फुटबॉल रखी है रेस्ट पे, और मैं ऐसे आया और मैंने ऐसे हल्का सा उसको ऐसे पुश किया। अब एक सेकंड बाद उस फुटबॉल का कुछ मोमेंटम है, अभी क्या था? 0। फिर मैं हल्का सा आया, ऐसे बिल्कुल सुस्त सा, मेरे पाँव में भी जान नहीं है, मैंने उसको ऐसे हल्का सा ही मारा। तो आफ्टर, चलो हल्का सा मारा, चल तो देगी, तो आफ्टर 1 सेकंड उसका कुछ मोमेंटम होगा। दिस इज योर सिचुएशन नंबर 1। नाउ लेट्स टेक अनदर सिचुएशन कि यहाँ पर फुटबॉल रखी है और मैं पूरे जोश में आया और मैंने उसको किक मारा। अब उसका 1 सेकंड बाद कुछ मोमेंटम होगा, तो 1 सेकंड बाद उस फुटबॉल का मोमेंटम पहले केस में ज्यादा है या दूसरे केस में ज्यादा है? दूसरे केस में ज्यादा है। यही कह रहा है लॉ, कहता है कि जब ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उतने ही टाइम में ज्यादा मोमेंटम चेंज कर पाओगे। ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उतने ही टाइम में ज्यादा मोमेंटम चेंज कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, और उल्टा भी ट्रू है, जितने कम टाइम में जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, जितने कम टाइम में जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। भाई डिनोमिनेटर जितना कम,
न्यूमरेटर जितना ज्यादा फोर्स उतनी फ्रैक्शन है ना, डिनोमिनेटर जितना कम न्यूमरेटर जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा। तो तुम सोचो एक गाड़ी जा रही है हाईवे पे 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अचानक ब्रेक मार दी, बहुत तेज झटका लगता है, बाहर आ जाओगे विंडस्क्रीन तोड़। क्यों? क्योंकि तुमने टाइम तो बहुत कम लिया, मोमेंटम बहुत ज्यादा चेंज कर दिया, तो फोर्स ज्यादा लगी। और वही तुम हाईवे पे जा रहे हो 200 किलोमीटर पर आवर की, धीरे धीरे ब्रेक मारो, मोमेंटम उतना ही चेंज किया, पर उसी मोमेंटम को चेंज करने के लिए ज्यादा टाइम लिया, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो फोर्स कम। न्यूमरेटर उतना ही रहा। समझो इस बात को, मेरी कार जा रही थी मान लो 200 यूनिट के मोमेंटम पे, मेरी कार जा रही थी 200 यूनिट के मोमेंटम पे, मैंने अचानक ब्रेक मारी और मैं किसके लिए आया उसे 1 सेकंड के अंदर ब्रेक मारी और 1 सेकंड के अंदर 0 पे आया। अच्छा, सेकंड सिचुएशन, मेरी कार जा रही थी 200 पे, मैं उसको 0 पे लाया धीरे धीरे ब्रेक मार के 20 सेकंड के अंदर, फोर्स किसमें ज्यादा लगी? पहले में। यही कह रहा है, पहले में कहता है कि मोमेंटम चेंज तो दोनों केसेस में 200 है, लेकिन पहले केस में लगा 1 सेकंड, तो फोर्स आई 200 न्यूटन। दूसरे केस में लगा उसी मोमेंटम को चेंज करने में कितना टाइम लगा? 20 सेकंड, तो फोर्स घट के कितनी रह गई? नहीं समझे? यही कह रहा है सेकंड। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, उसका रीजन बताना। अगर यहां से गिर जाए, नीचे है सीमेंटेड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे, तो चोट लगेगी बहुत ज्यादा। लेकिन अगर नीचे होगा पानी या गद्दे बिछे हुए होंगे तो चोट लगेगी कम। इस बात को एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों होता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। क्योंकि सीमेंटेड फ्लोर में वो फोर्स ज्यादा लगता है। क्यों? देखो साइंस का मतलब ये है तुम्हें लॉस। सर अब एक्सप्लेन करो। फ्रिक्शन सोचो, फ्रिक्शन मैं जब तुमको यहाँ से फेंका, जब मैं यहाँ से कूदूंगा, ठीक है, तो जब मैं नीचे पहुंचूंगा मेरा कुछ मोमेंटम होगा, और वो मोमेंटम इस बात पे तो डिपेंड नहीं करता कि नीचे गद्दे हैं या नीचे सीमेंटेड फ्लोर है। मैं तो 20 फ्लोर से कूदा हूं, तो मेरा मोमेंटम दोनों केसेस में क्या होगा? सेम होगा। लेकिन जब मैं सीमेंटेड फ्लोर पे गिरूंगा वो मोमेंटम एकदम से जीरो, 1 सेकंड में, तो मेरे पे कितनी फोर्स लगेगी। और अगर मैं गद्दों पे गिरूंगा उतना ही मोमेंट, जीरो तो अब भी होना है, लेकिन गद्दे दबेंगे, टाइम लगेगा, पानी में नीचे जाऊंगा धीरे धीरे। तो मान लो जब पानी में गिरा तो मेरी बॉडी को रेस्ट पे आने में लगे 5 सेकंड, तो मेरे ऊपर फोर्स तो 5 गुना कम हो जाएगी। या गद्दों पे गिरूंगा तो मेरी बॉडी को रेस्ट में आने में लगे 2 सेकंड, तो मेरे पे तो आधी रह जाएगी फोर्स। समझ आया? एक और क्वेश्चन पूछता हूं, दिमाग लगाओ, दिमाग। क्रिकेट तो सब देखते हैं, तुम नहीं देखते हो? फिर तुमसे क्या, कौन देखता है क्रिकेट? ये देखता है, किसी से कुछ नहीं पूछा, तुम भी देखते हो। जब क्रिकेटर बॉल कैच करता है तो वो बॉल कैच करके ऐसे हाथ नीचे लाता, ऐसे ही नहीं कर लेता, ऐसे पकड़ के ऐसे लाता, ऐसे ऐसे करके ऐसे। इसका रीजन भी इसी में छुपा हुआ है। टाइम बढ़ाता है वो। देखो 100 यूनिट के मोमेंटम से बॉल मेरी तरफ आ रही है, सर हाँ, हाँ 100 यूनिट के सर मोमेंटम बिकॉज ऑफ द टाइम की 100 वजह से। मोमेंटम से बॉल मेरी तरफ आ रही है, मेरे को तो रोकना ही है ना, मेरे को तो उसे जीरो ही करना है ना। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं उसको जीरो करने में 1 सेकंड लेता हूँ या मैं उसको जीरो करने में
5 सेकंड लेता हूँ या 2 सेकंड लेता हूँ, मैं जितना ज्यादा टाइम लूंगा मेरे ऊपर फोर्स उतनी ही कम होती जाएगी। मैं जितना ज्यादा डिनोमिनेटर बढ़ाता जाऊंगा मेरे ऊपर फोर्स उतनी ही कम होती जाएगी। टाइम को बढ़ाओ, फोर्स घटानी है तो टाइम को बढ़ाओ। और एग्जांपल देता हूँ, जैसे एथलीट है, वो रेस खत्म करता है अपनी, तो रेस जब खत्म करता है, रिबन तोड़ता है, तो अचानक रुक जाता है, धीरे धीरे रुकता है, क्यों? सर अगर वो एकदम से रुक जाएगा ना तो उसे ज्यादा लगेगी फोर्स। वो गिर जाए, एकदम से रुक गया तो वो तो एक बहुत ज्यादा मोमेंटम से आ रहा है, एकदम से रुक गया, डिनोमिनेटर बहुत कम हो गया, फोर्स बहुत ज्यादा हो गई, गिर जाएगा। तो वो धीरे 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 रुकता है, टाइम बढ़ाता है ताकि उसकी बॉडी पे फोर्स लगे कम। समझ में आई बात? इसीलिए जैसे सर्कस वगैरह होता है ना, तो सर्कस में नेट लगा रहता है नीचे, ऊपर वो करतब दिखा रहे हैं, अपना स्टंट दिखा रहे हैं, अगर गलती से गिर जाए तो जमीन पे ना गिरे, नेट पे गिरे, नेट दब जाएगा, तो उसकी बॉडी का जो मोमेंटम है उसे जीरो होने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतनी देर में फोर्स इतनी कम हो जाएगी कि उसकी बॉडी में चोट ही नहीं लगी। समझ में आया? तुम्हें पता है शॉकर्स क्या होते हैं? बाइक वाइक में लगे होते हैं शॉकर्स, शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, स्प्रिंग्स लगे रहते हैं। जब बाइक, कार में भी होते हैं, जब बाइक किसी गड्ढे वड्ढे से निकलती है तो अगर शॉकर्स ना हो तो हमारी बॉडी को बहुत झटका लगे, लेकिन शॉकर्स की वजह से हमारी बॉडी जो है वो स्मूथली चलती है, मतलब बाइक झटका नहीं लगता हमारी बॉडी पे। ऐसे लगे रहते हैं ना, जैसे ये बाइक का टायर है, यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग लगी रहती है, क्यों? ये लॉ है, जब वो गड्ढे से निकलती है बाइक तो झटका लगता है, लेकिन उसको हमारी बॉडी तक आने में टाइम लगता है, क्योंकि वो स्प्रिंग के थ्रू आता है, इससे वो डिक्रीज हो जाती है, उसका इम्पैक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जब भी फोर्स कम करनी हो टाइम बढ़ा दो, जब भी फोर्स कम करनी हो मोमेंटम चेंज का टाइम बढ़ा दो। जब भी फोर्स कम करनी हो मोमेंटम चेंज का टाइम बढ़ा दो। दिस इज द सेकंड लॉ, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू चेंज द मोमेंटम। तो सिंपल लैंग्वेज में बोले कि मतलब ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा मोमेंटम चेंज कर पाओगे कम समय में, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा मोमेंटम चेंज कर पाओगे कम टाइम में। यस, बिल्कुल कह रहा है, और यही कह रहा है, if the momentum change is fixed, if the momentum change is fixed then force is inversely proportional to time। जितना ज्यादा टाइम लगाओगे उतनी कम फोर्स लगेगी, इसीलिए धीरे धीरे ब्रेक मारो, धीरे धीरे रुको, बॉल को कैच करते हुए हाथ नीचे लाओ, कोई ऊपर से गिर रहा हो तो नीचे गद्दे बिछाओ। सर फिजिक्स है। सर हाँ मैं लीव कर दूं सर, एक्चुअली ना मेरे हाथ में लग गई है। बस हो गया, टाइम खत्म, क्लास खत्म हो गई। ओके बाय बाय। ओके थैंक यू सर। चंदा जी, अच्छा सुनो, ये वाली रिकॉर्डिंग मैं भेजूंगा, ठीक है?